जी, हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है यूएस का। बहुत सारी बातें उनके हवाले से हो रही है। इन्विटेशन आया था और अभी जाके उन्होंने वहाँ की कांग्रेस में एड्रेस भी करना है और क्या-क्या चीज़ें इस हवाले से बात होगी। एक यकीनन बड़ा बड़ा अहम विज़िट है। इसके साथ-साथ एक चीज़ दूसरी तरफ चीन और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बिज़नेस टाइज़ बढ़ रही हैं और एक 2 डेज़ की जो समिट हुई है आपस में 2 कंट्रीज़ के $10 बिलियन से ऊपर के एग्रीमेंट्स होने के इम्कानात को ज़ाहिर किया जा रहा है। इंडिया के लिए वो कितना थ्रेटनिंग है या नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं यकीनन आप सबके जाने-पहचाने जनरल अश्विनी कुमार सिवाच साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर, थैंक यू। जनरल साहब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यकीनन इस वक़्त अगर जिसे कहते हैं कि बात की जाए तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक बड़े इम्पोर्टेंट विज़िट पे यूएस जाने वाले हैं। अभी थोड़े ही दिन इसमें रह गए हैं। क्या देख रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि ट्रम्प के साथ ऐसा लगता था कि ज़्यादा जो केमिस्ट्री है बहुत मिलती है मोदी साहब की। यकीनन अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो प्रेसिडेंट चेंज होने के साथ भी उसी तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या एक्सपेक्टेशन है आपको या फिर इस दौरे में क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखो फ़खर, सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं, वो 2000 के बाद बहुत अच्छे होते गए और वो चाहे रिपब्लिक हो या डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट हो अमेरिका में और भारत में भी कोई भी गवर्नमेंट हो, इसके नकारा करते हुए ये रिलेशन बढ़े हैं। और मगर ये रिलेशन 2014 के बाद जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, तब से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ हो गई। ये सच्चाई है। भारत और अमेरिका ने फाउंडेशन एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। उन्होंने 2016 के अंदर पहला लिम्यू किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत जितने भी लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हैं, वो उसमें हम रिपेयर और फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की। और आपको पता है अमेरिका की जो बेसिस हैं वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। फिर हमने 2018 में कोमकासा साइन किया, कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। जी। उसके तहत जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो अमेरिका हमको देता नहीं था और वो नेटो कंट्री के अलावा किसी को नहीं देता था, वो देना स्टार्ट कर गया। और फाइन। तीसरा जो हमारा 2020 के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके तहत जो रियल टाइम इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। साइबर वारफेयर स्पेस, उसमें भी आपका तालमेल। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं अपने व्यूअर्स का, कि जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। हाँ जी, मेरे ख़्याल में हमारा राब्ता जो है वो जनरल साहब से डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन अभी जैसे ही दोबारा वो स्टूडियो में आते हैं तो वो इस बात को आगे बढ़ाएँगे कि जो नरेंद्र मोदी साहब का जो विज़िट है यूएस का, किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए यूएस विज़िट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस वक़्त सिचुएशन काफ़ी बदली हुई है। अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ चल रहे हैं। इन्फ्लेशन है, इकॉनमी डिक्लाइन की तरफ है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका का जो वो रौब दबदबा वो तो कम हुआ है, लेकिन ये पावर शिफ्ट ये खबरें आ रही है, ये बातें हो रही है कि ये पावर जो है ये शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द एशिया। यानी यहाँ पर 2 बड़ी पावर्स हैं इंडिया एंड चाइना उनकी तरफ, और दोनों की कोशिश है दुनिया भर में उनकी डिप्लोमेसी हो, उनकी इकोनॉमी के से रिलेटेड चीज़ें हो या इंटरनेशनल स्टेज पे कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर सबकी कोशिश है, कोशिश है कि वो मिडल ईस्ट में जगह बना ले, सबकी कोशिश है कि वो यूएस के साथ अपनी टाइज़ को बढ़ा दें। सबकी कोशिश है कि वो ऑस्ट्रेलिया या बाकी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपने टाइज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, और इसमें काफ़ी हद तक इंडिया सक्सेसफुल रहा है अभी तक, हमने जिस तरीके से देखा है। तो जनरल साहब बात कर रहे हैं विज़िट के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब के। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था फ़कत, जो हमारी 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट जो साइन हुई हैं, वो बड़े एक प्रकार से गेम चेंजर का काम सही। किया है। और उसके तहत अब हमारे को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी मिलने लगी है। और फाइन। अब जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है, ये एक गेम चेंजर होगी, एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगी। उसके अंदर कुछ एक कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि अब जो प्रधानमंत्री
कांग्रेस को जो दोनों हाउसेज है उसको भी एड्रेस करेंगे और वो पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे भारत के जो कि 2 बार करेंगे इस कार्रवाई को। वैसे जी, दूसरे वर्ल्ड लीडर हुए हैं, चर्चिल भी हुआ है, नेल्सन मंडेला भी हुआ है। जी। दूसरी बात यह है कि इस दौरान हमारी कुछ एग्रीमेंट साइन होनी है। हुँ, जिस प्रकार से भारत का अब नजरिया है कि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड और आत्मनिर्भर भारत, जो भी हथियार हमारे बनेंगे वो अब भारत के में बनेंगे। जैसा आप व्यूअर्स को जानते हैं कि हमारे जी, पहले हथियार 70% के करीब हमारे हथियार रूस से आते थे, मगर अब वो कम हो गए हैं। अब हमारा वो 30-40% रह गया और अब हमारी जो इन्वेंट्री है वो दूसरे देशों के साथ भी होगी, जैसे इजराइल भी है, फ्रांस भी है, उसके अंदर अमेरिका भी है और उसके अंदर साउथ कोरिया भी है, जापान भी है। तो ऐसे में हुँ, हो क्या रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका अब एग्री हो गया है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए, जो वो पहले कभी नहीं करता था। और इसीलिए ये विजन ज्यादा ठीक इंपॉर्टेंट है। उसमें 2-3 हथियारों की बात हो रही है। एक तो जो भारत है उसने अभी एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है, आईएनएस बिल्कुल। विक्रांत। भारत ने तेजस मार्क 1 और 1 अल्फा जो एयरक्राफ्ट भी बना लिए हैं, जो कि जी, 4.5 जनरेशन हैं और एक बहुत ही काबिल तारीफ एयरक्राफ्ट है। मगर भारत के अंदर एक जो थी कि हम इंजन नहीं बना पा रहे थे। हमने उसमें भी इंजन जो 404 लगाया था, मगर अब जो बातचीत हो रही है कि जो जी है जनरल इलेक्ट्रिकल अमेरिका का और भारत का एचएएल, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसके तहत जो G414 जो लेटेस्ट जेट एयरक्राफ्ट का इंजन है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जॉइंट प्रोडक्शन होगा जी और एचएल का, वो भारत में होगा। तो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो डील है काफी अच्छी डील है, वो $3 बिलियन से ज्यादा की है। और वो सच्चाई यह है कि आने वाले समय में जो हम तेजस मार्क 2 बना रहे हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे और ये एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और ये भी सच्चाई है कि इसके अंदर जो हमारे, जैसे हमने पिछली बार भी प्रोग्राम किया था मिग जी, 29 के आईएनएस या विक्रांत में, उसकी भी बात हो रही है। ट्विन इंजन डबल बल्कि जो ट्विन इंजन जो कि एक प्रकार एयरक्राफ्ट कैरियर में भी लैंड हो सके, वो भी जी। बढ़ेगा आने वाले टाइम में तेजस का। उसके अंदर भी ये जेट इंजन लग गया। तो मतलब ये अच्छा, है कि जेट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नो डाउट। जी, दूसरा जी। सर डिफेंस के जी, जी, जी प्लीज़। मैं कह रहा हूं एक ये और एक अभी जैसा व्यूअर्स को भी मालूम है, जो MQ-9 ड्रोन, जो हुँ, एक प्रीडिएटर ड्रोन जिसको कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमको अभी 31 की बातचीत हो रही है कि वो ड्रोन भारत के अंदर जॉइंट प्रोडक्शन होगी हुँ, और वो अमेरिका तैयार हो गया है। और वो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा जी, कि MQ-9 ड्रोन जो है एक सर्वेलेंस ड्रोन है और उसकी जो रेंज है वो करीब करीब 1700-1800 किलोमीटर से ज्यादा है, 2000 तक। वो सर्वेलेंस के लिए चाहिए आपको इंडो हुँ, पैसिफिक में, इंडियन ओशन में। जब चीन का दबदबा बढ़ रहा है, उसकी सबमरीन भी काफी करनी है और इसके अंदर मिसाइल भी होती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही कारगर एयरक्राफ्ट है, ये ड्रोन है और इसका महत्व बहुत है इंडो पैसिफिक में। इसकी भी बातचीत अभी कंप्लीट होगी, वो भी डील साइन होगी। वो भी डील करीब करीब $3 बिलियन से ज्यादा है। तो ये जो बिल्कुल दो सर। डील हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के लिए फकत। अच्छा सर एक थोड़ा-सा इस हवाले से एक चीज़ और है कि ये तो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ हो गई। बिज़नेस से रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि इस वक़्त अमेरिकन इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, काफ़ी सारे क्राइसिस का शिकार हैं। ग्रोथ रेट की बात की जाए या बाकी ये तो ठीक है, उनको फ़ायदा यकीनन होता है कि अगर वो इस तरह की टेक्नोलॉज़ीज़ बेचते हैं या फिर जो चीज़ें हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है, 70-80 अरब डॉलर का अपने डिफेंस के ऊपर, तो यकीनन अमेरिका की उसके ऊपर नज़रें तो है कि किसी तरीके से रशिया से ये मार्केट खींच ली जाए, कि फ्रांस से ये मार्केट खींच ली जाए, अमेरिका इसको कैप्चर कर। लेकिन बाकी बिज़नेस के हवाले से क्या चीज़ हो सकती है? हिंदुस्तान क्या ऐसी चीज़ें करेगा कि वो कहे कि बिज़नेस टाइज़ जो हमारे हैं, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान भी बनाता है, प्रोड्यूस करता है और अपने मार्केट के अलावा वो वर्ल्ड मार्केट में भी अपनी चीज़ें देता है।
हाँ, बिल्कुल। देखो, एक फ़क्र आपने जो बताया कि अमेरिका चाहेगा कि आने वाले समय में भारत का डिपेंडेंस रूस से कम हो, इसमें कोई शक बिल्कुल। नहीं। वो चाहेगा कि वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करके लेटेस्ट हथियार भारत को दे, क्योंकि भारत अभी अगर मैं ये भी बताऊँ कि बातचीत चल रही थी, सोशल मीडिया में भी आ रहा था कि भारत की नेटो प्लस की भी बात चल रही थी। क्या हाँ, भारत बिल्कुल। नेटो प्लस में शामिल होगा? क्योंकि अभी जो नेटो प्लस में 5 देश अलग हैं, नेटो कंट्रीज हैं, 2 नॉर्थ अमेरिका की हैं, अमेरिका और कनाडा, बाकी सारी यूरोप की हैं। उनके साथ जो मिलिट्री अलायंस है, पार्टनरशिप, वो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपका साउथ कोरिया, जापान और इज़राइल। अब बातचीत चल रही थी कि क्या भारत उसमें शामिल होगा? मगर भारत ने बड़ा साफ-सुथरे शब्दों में बताया है कि भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है। भारत किसी के साथ अलायंस में नहीं जाता। भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी है, भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस के साथ भी है। हुँ। तो ये कतई नहीं होगा कि भारत कभी भी किसी नेटो प्लस की तरफ जाए। दूसरा पॉइंट आपने बड़ा अच्छा बताया था, यस, अमेरिका हथियार अपने बेचना चाहेगा और वो चाहेगा कि भारत धीरे-धीरे रूस से हथियार कम खरीदे और अमेरिका से खरीदे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारत खरीदेगा। भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। बिल्कुल। भारत चाहता है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत खुद बनाए, और जो हथियार बना नहीं सकता क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, और जो अमेरिका के पास है तो उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ले रहा है और उसको जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है। जो हथियार, जो टेक्नोलॉजी आज तक भारत को देता नहीं था अमेरिका, कोई 10-15 साल पहले, आज वो तैयार हो गया है देने के लिए, क्योंकि सच्चाई है, उसको मालूम है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है उनके लिए, स्पेशली टू काउंटर चाइना इन साउथ साउथ एशिया एज वेल एज इंडो पैसिफिक। तो ये भी एक सच्चाई है कि भारत जो है अब जॉइंट प्रोडक्शन मेक इन इंडिया करेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक जी। M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर है, वो एक काबिले तारीफ गन है जिसको यूक्रेन ने मुजाहरा किया है इस लड़ाई के अंदर भी, रूस यूक्रेन लड़ाई में। वो जी। भारत ने अमेरिका से ली, मगर उसको महिंद्रा डिफेंस जो भारत का है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में बनाया जा रहा है। तो ज्यादातर हथियार भारत बना रहा है, जैसे K9 वज्र जो हमने साउथ कोरिया से लिया, जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, उसको हमारी L&T बना रही। तो यह जी। सच्चाई है, हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, और जी। भारत का एम यह है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत खुद बनाए, जो हथियार नहीं बना सकता और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ले, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कि दूसरे देशों को नहीं मिलती, अमेरिका देने को तैयार है। मगर यह भी बिल्कुल स सच्चाई है कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 190 बिलियन डॉलर के करीब है, और वो और चीजें भी हैं इसमें, ये नहीं कि हथियार ही हैं। इसके अलावा भारत भी काफी चीजें उनको एक्सपोर्ट करता है, वो इम्पोर्ट, पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो उसका महत्व तो बहुत बढ़ता जा रहा है, और भारत और अमेरिका के बीच में ये एक जो है पॉजिटिव स्टेप है दोनों के लिए। इट इज अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर चाइना फकर। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और भी हो रही है रीजन के अंदर, चाइना का मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया, क्योंकि मिडल ईस्ट का अगर किंग कहा जाता है, वैसे तो दुनिया में चौथी बड़ी रिज़र्वायर रखने वाला मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में उनका नाम है, टॉप लिस्ट में आते हैं। उनके साथ एक उन्होंने एक बिज़नेस समिट हुआ है 2 डेज़ का रियाद में। वहाँ पर तकरीबन $10 बिलियन के जो एग्रीमेंट्स है वो होने वाले हैं। क्या देख रहे हैं कि इंडिया के लिए चीज़ कितनी थ्रेटनिंग है? क्योंकि लास्ट वीक ही मोहम्मद बिन सलमान के साथ नरेंद्र मोदी साहब का टेलीफ़ोनिक राब्ता भी हुआ था। तो आई थिंक सो कि वो पता है उनको कि इस मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है, वो उसको शायद लूज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि चीन के बाद अगर देखा जाए तो आई थिंक सो सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, जो सबसे ज़्यादा ऑयल मार्केट से खरीदता है। तो सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेगा, लेकिन चाइना भी पूरी कोशिश कर रहा है कि मिडल ईस्ट को या फिर किसी और रीजन को अपने तरीके से कोशिश करे कि वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ कायम रख सके या फिर उसको कंट्रोल में रख सके या उनके साथ अपना बिज़नेस बढ़ा सके। हाँ, बिल्कुल। देखो, हो क्या रहा है कि अभी अमेरिका का जो फ़ोकस है, वो मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया से निकल के इंडो पैसिफिक की तरफ चला गया है, और इसका फ़ायदा चीन ने उठाया है। और चीन जी। का जो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा होता जा रहा है, सऊदी से भी, ईरान से भी, यूएई से भी,
और सीरिया से भी। अभी उन्होंने एक पीस डील कराई जो कोई सोच भी नहीं सकता था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो बिल्कुल, कि एक प्रकार से कट्टर दुश्मन देश माने जाते थे। बिल्कुल, 8 बिल्कुल। साल के बाद उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए हैं। सीरिया को वो अभी जो यस। अरब क्लब है, जो उसके अंदर अरब लेके लीग। आए, अरब लीग उसके अंदर लेके आ गए हैं। तो जी, ये सच्चाई है कि अब जो चीन का दबदबा जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है, ये सच्चाई ओके। है। और दूसरी बात यह भी है कि सऊदी अरेबिया देख रहा है आगे की बात। उसको पता है ये जो ऑयल है ये ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, अगले 10-15 बिल्कुल, साल में इसकी जो इंपॉर्टेंस घटेगी, क्योंकि बिल्कुल। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस तेल का दबदबा नहीं हो, तो वो इनलार्ज करना चाहता अपनी इन्वेंट्री इकोनॉमी की, वो हुँ, इकोनॉमिक बिल्कुल। रिलेशन बढ़ाना चाहता है। और चीन से ज्यादा बड़ा जो देश कौन हो सकता है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी बहुत ज्यादा, चीन के पास भी पैसा है। हुँ, इसीलिए चीन और सऊदी अरेबिया बहुत नजदीक आ रहे हैं और जी, 10 बिलियन डॉलर का इन्होंने अभी ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह भी सच्चाई है कि भारत और सऊदी अरेबिया के भी रिलेशन कुछ एक समय काफी अच्छे हुए हैं, और वो पर्सनल केमिस्ट्री भी है भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरेबिया के जो लीडर्स हैं, स्पेशली प्रिंस सलमान के साथ। मगर ये सच्चाई है कि भारत भी चाहता है कि उनके जो रिलेशनशिप ऑयल के अलावा, हम ऑयल तो लेते ही हैं, और भी इकोनॉमिक में हो। और ये भी था सऊदी अरेबिया यूएई दो देश थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी एक प्रकार हुँ, टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर चीन ज्यादा इन्वेस्ट करता, सऊदी से नजदीक आता है, हाँ एक कॉज ऑफ कंसर्न तो पक्का है भारत के लिए। मगर जी, भारत समझता है कि उसके रिलेशन सऊदी के साथ अलग हैं बिनिस्बत सऊदी और चीन के। जी, भारत मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में अपना भी दबदबा रखे, क्योंकि भारत का सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल, भारत के सब दोस्त है, चाहे सऊदी है, यूएई है, ईरान है। ईरान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाबार पोर्ट को लेके, क्योंकि ये बिल्कुल। चाबार पोर्ट से आप जो अफगानिस्तान के अंदर लिंक है, उसके यस, बाद वो लिंक है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि आपका ईस्ट यूरोप और रशिया को जोड़ता है। ये बहुत बड़ी कड़ी है। भारत के रिलेशन आपके इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत इसको छोड़ेगा नहीं, इसका इस्तेमाल करेगा और ओके। सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशन रखेगा। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सऊदी और चाइना के रिलेशन बढ़ते जाने, चीन के जो रिलेशन सऊदी अरेबिया नहीं, बाकी जो देश है मिडिल ईस्ट में उनकी तरफ बढ़ते जाने, और उसके पास डीप पॉकेट्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकता है। और आने वाले समय में ये रिलेशन बढ़ेंगे और ये अदर देन ऑयल, ये ट्रेड बढ़ेगा। मगर भारत भी ये है कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो मिडिल ईस्ट देश हैं उनके साथ अपने रिलेशन बढ़ाएगा फकत। जी, बिल्कुल सही है और यकीनन दोनों कंट्रीज़ इस वक़्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद अगर दुनिया में किसी के पास बड़ी इकोनॉमीज़ है, पॉपुलेशन है, मार्केट है या टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो चीन और इंडिया मौजूद है इस वक़्त दुनिया की बड़ी मार्केट्स ये मानी जाती है। अपनी भी चीज़ें बनाते हैं और खरीदते भी बहुत हैं। तो यकीनन सऊदी अरेबिया दोनों को मेरे ख़्याल में चाहता होगा कि दोनों उनके साथ रहें, जुड़े रहें और अमेरिका भी ये चाहता है कि मिडल ईस्ट में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो किसी तरीके से वापस आए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का अब वहाँ पे वापस आना कम से कम फ़िलहाल शायद नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक पॉसिबिलिटी नहीं है। माइट बी पॉसिबल लॉन्ग अगर 10 मतलब 1 डिकेड में या फिर इस तरह। फिर अगर कुछ होए तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज़ फ़िलहाल उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे तकरीबन मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। खैर एनीवे जन साहब थैंक यू वेरी मच आपके नहीं टाइम फकर का। मैं जी, एक चीज सर बताना चाहता हूँ प्लीज़ बस सर, प्लीज़ विद इन अबाउट 2 मिनट। देखो, सर। जब भारत और अमेरिका की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक। यहाँ या पर भारत और अमेरिका के रिलेशन हैं वो बढ़ते जाने हैं, और उसका मेन रीजन है चीन। कि जो चीन की एक प्रकार से दादागिरी है, एक्सपेरिज्म एटीट्यूड है। और चीन की प्रॉब्लम कोई एक देश से नहीं है, चाहे वो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, लाओस है, ब्रुनई है, ये छोटे छोटे एशियन कंट्री, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। जहां बात आती है भारत और अमेरिका की, इंडो पैसिफिक है, हम दोनों कोड के मेंबर हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और उसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और उसके 3 टेनेंट्स हैं,
freedom of navigation, rule-based international order, maintaining territorial integrity and sovereignty of all nations, इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन ऑफ एशियन कंट्री। तो कहने का मतलब है यहां पर जब क्वाड की बात आती है, इंडो पैसिफिक की बात आती है, भारत और अमेरिका के रिलेशन और बढ़ेंगे, और स्पेशली है टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन एंड चाइनीज एक्सपेनिज्म एटीट्यूड। अभी तक ये क्वाड जो है मिलिट्री अलायंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इकोनॉमिक होके जिस प्रकार से मालाबार एक्साइज होती है इन चारों देशों के बीच में, ये एक लगता है कि जो जिस प्रकार से चीन और रूस इसको एशियन नेटो बोलता है, ये कहीं ना कहीं बात जो है अभी लगेगी चीन को कि चीन जिस प्रकार से एक्सपेनिज्म कर रहा था वो अब चलेगा नहीं। इसके अंदर ये चारों देश इकट्ठे आ गए हैं और चीन को भी इसका काफी डर और दबदबा है, और स्पेशली इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से उसने सबमरीन फैला दिए, और इसीलिए ये जो प्रीडेटर MQ-9 हम 31 खरीद रहे हैं अमेरिका से, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। फ़ाइन, बिल्कुल सही है जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, एलैबोरेट किया बहुत अच्छे से चीज़ों को, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Thank you, Fakar. All the थैंक यू best सर, and God bless. Bye. थैंक यू वेरी मच, बाय सर।